नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए हिंदी भाषा से संबंधित 30 प्रश्नों का समावेश लेकर आए हैं, जो कि वर्णमाला से संबंधित प्रश्न हैं। और आप टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के ये वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ऐसे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है। चार विकल्प को देखते हैं, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द जो रहेगा, वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साथ ही सरल भी है। वर्णमाला, देखिए माला जो होती है वो फूलों की जब हम बनाते हैं तो उसमें एक एक फूल को हम क्रम से पिरोते हैं और वो माला तैयार होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी माला है, पर ये माला वर्ण की है। तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। तो ऑप्शन द हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। अब कंठ शब्द को आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर क लिखा है, तो क से ही आपको समझ जाना है कि क ख ग ये कंठ ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा ऑप्शन अ, क और ख कंठ ध्वनियाँ रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब यहाँ पर हमें मूर्धन्य व्यंजन को देखना है, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा मूर्धन्य व्यंजन का फर्स्ट विकल्प है ग, घ, ज, झ। साथ ही साथ स के अंदर है ड, ढ, द में है प और फ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन श जो रहेगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन श जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा ड और ढ जो रहेगा ये मूर्धन्य ध्वनियाँ आती हैं। और इसके अंदर टा वर्ग जो आता है ट, ठ, ड, ढ, ण, ये टा वर्ग से संबंधित ध्वनियाँ होती हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर हमें देखना है अल्प प्राण वर्ण को। अब अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं, तो देखिए अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं, जिन व्यंजनों के या वर्ण के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे हम कहते हैं अल्प प्राण वर्ण। और ये जो वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर हमारा उसका उत्तर कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बा, क और ग जो रहेंगे ये हमारे अल्प प्राण रहेंगे। देखिए अल्प प्राण में कम हवा निकलेगी, तो जैसे हम क को बोलेंगे तो इसमें कम हवा मुंह से उच्चारित होती है, जैसे क। इसी प्रकार से हम खा बोलते हैं तो खा में ज़्यादा हवा निकलती है, तो खा एक महाप्राण है। फिर हम ग बोलेंगे तो गा के अंदर भी अल्प प्राण होगा। फिर हम बोलेंगे घा, तो घा में ज़्यादा हवा निकलती है, मतलब मुंह से ज़्यादा वायु उच्चारित होती है, तो घा भी एक महाप्राण है। तो हमें ध्यान रखना है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो अल्प प्राण होता है, चाहे वो का वर्ग हो, चा वर्ग हो, ता वर्ग हो, पा वर्ग हो, कोई सा वर्ग हो। पहला, तीसरा, पांचवा आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अल्प प्राण 135। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, सॉरी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण में आते हैं। अब फिर उनमें अघोष सघोष लग जाती हैं, वो बात अलग होती है, पर आपको अल्प प्राण और महाप्राण से यदि प्रश्न को याद रखना है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है। तो अब यहाँ पर हमें नासिक की व्यंजन को देखना है। तो नासिक की व्यंजन कौन सा होता है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर हमारा चार विकल्पों को देखते हैं, शा है, या है, ग है और ज्या है। तो इसमें हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बा, यहाँ पर या। अब देखिए नासिका या नासिका मतलब नाक से जो जिनकी ध्वनियाँ हम उच्चारित करते हैं तो उन्हें हम नासिक की व्यंजन या नासिका व्यंजन कहते हैं। तो इसके अंदर अंग, आहा, या, अणा, न, म, ये हमारे व्यंजन होते हैं कुछ जो इसमें शामिल होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको या दिया है तो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि अहा, इसी के साथ साथ ग जो पांचों वर्णों पंचम वर्ण होता है, या, अणा और इसी में
मा, ये हमारे नासिकी व्यंजन होते हैं। तो इसके साथ साथ आप इनको भी ध्यान रखें, क्योंकि इसको यदि अल्टरनेट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो फिर ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही सरल भी है। आप गौर करेंगे तो ए और ए वर्ण कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा हमारा, ये कंठ तालु कहलाते हैं। ऑप्शन द जो रहेगा ये हमारा उत्तर रहेगा। इसको हम कंठ तालु या कंठ तालव्य कह सकते हैं। तो ये दोनों वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं? अब यहाँ पर हमें अयोग वह वर्ण को देखना है। तो अयोग वह वर्ण कौन से होते हैं? तो फर्स्ट विकल्प है यहाँ पर हमारा अ, ई, उ, अम, आहा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन द, अम और आहा। ये हमारे दोनों ही अयोग वर्ण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? अब द्वित्व का मतलब होता है कि जिसमें दो व्यंजनों का समूह मान सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पर रहेगा? दो व्यंजन साथ साथ आ रहे हैं, मतलब कि जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम सब देखते हैं दिल्ली। ऑप्शन श जो है ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, जिसमें दोनों वर्ण जो है वो साथ में द्वित्व रूप में लगे हुए हैं। चलिए आगे है, श, श और स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट है प्रकम्पी, स्पर्शी, इस संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो ये जो हमारे वर्ण रहेंगे, व्यंजन रहेंगे, ये कहलाएंगे संघर्षी। तो ऑप्शन स जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा। अब संघर्षी क्या होते हैं? तो जैसे हम इन वर्णों को जब उच्चारित करते हैं तो ये हमारे कंठ से ऐसा लगता है जैसे घर्षण करते हुए बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे वर्ण को हम कहते हैं संघर्षी, यानी कि थोड़ा घर्षण खा करके, मुख में रगड़ पैदा करके या रगड़ खा करके ये थोड़ी ऊष्मा या घर्षण उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे वर्णों को हम कहते हैं संघर्षी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर हमें नवीन विकसित ध्वनियों को देखना है। तो यहाँ पर ध्वनियाँ रहेंगी ख और ग जो रहेंगी ये हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ रहेंगी। चलिए आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो यहाँ पर घोष वर्ण कौन सा रहेगा? तो घोष वर्ण यहाँ पर रहेगा जो रहेगा म, ये हमारा घोष वर्ण रहेगा। आगे है, कौन सा अमानक वर्ण है? अब यहाँ पर हमें उस वर्ण को देखना है जो अमानक है। तो यहाँ पर रहेगा भ जो रहेगा ये एक अमानक वर्ण है, ऑप्शन श। चलिए आगे है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? तो ये ध्वनियाँ किसकी है? तो यहाँ पर है संस्कृत की, अरबी, फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ये ध्वनियाँ हैं अरबी फारसी की। ऑप्शन बा जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या या वर्णी लिख दिया है, थोड़ा सा इस बात को अवॉइड करें। ये वर्ण है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है ऑप्शन सा 52। चलिए आगे देखते हैं, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो क्ष ध्वनि जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या तालव्य है? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा क्ष जो होता है ये एक संयुक्त वर्ण होता है। और ये जो वर्ण होता है संयुक्त वर्ण, ये हमारे कौन कौन से अक्षरों से मिलकर बनता है? तो ये बनता है क और क्ष से, इन दोनों से मिलकर के क्ष बनता है। तो इस प्रकार से ये इसलिए एक संयुक्त वर्ण कहलाता है। और भी हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे त्र है, ज्ञ है और स्र है। ये तीनों भी हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखें, जैसे त्र है, इसी के साथ में ज्ञ है और एक ये स्र है। तो ये हमारे
ये भी संयुक्त वर्ण होते हैं। त जो होता है तो ये हमारा बनता है त वर्ण से और र वर्ण से। इसी प्रकार से ज्ञ होता है तो ये बनता है ज्य से और य से। इसी प्रकार से हमारा श जो श्र होता है जिसको हम श्री के अंदर यूज करते हैं तो ये श और र से मिल करके बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? तो यहाँ पर हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद में आएगा तो वो रहेगा ऑप्शन अ जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा क वर्ण के बाद में आता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ यहाँ पर कौन कौन से वर्णों के संयोग से बना है? तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले बात की थी कि ज्ञ जो है ये एक संयुक्त व्यंजन है और ज्ञ जो होता है ये बनता है ज्य और य से। तो ये इन दोनों वर्णों से मिलकर के बनता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों विकल्प जो आ और बा है दोनों में ही ये चीज़ दे रखी है पर थोड़ी सी उसके अंदर चूक की गई है। अब क्या हमें देखना है तो देखिए यहाँ फर्स्ट आ जो है उसमें ज और य दिया है और जो ब दिया है तो ब में ज है, ये ज नहीं है ज, मतलब जिसमें हम आ को उच्चारित नहीं करेंगे, नीचे हलंत लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि जैसे हम इस आधे जा को बोलते हैं तो बिल्कुल ये आधा ही जा है क्योंकि इसमें यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हमारा उत्तर जो रहेगा ना वो ऑप्शन बा होगा। यहाँ पर ज या तो दोनों से मिलकर के बनता है ज्ञ। तो इस हलंत पर आप विशेष ध्यान रखें, ये लगा होना जरूरी है तभी यहाँ पर दोनों का यहाँ पर सही वर्ण का मेल रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण का मतलब क्या होता है? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसे हम कहते हैं अघोष वर्ण। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द जो रहेगा स, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी इससे संबंधित प्रश्न को हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो इसका स्थान होता है कंठ। ऑप्शन बा जो रहेगा ये हमारा इसका उत्तर रहेगा क्योंकि कंठ के अंदर का वर्ग जो होता है वो का खा गा घा गा जो होता है ये हमारा पूरा कंठ वर्ग होता है जिसको हम कंठव्यूह भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? तो अभी हमने देखा कि ज्ञ जो था ये एक संयुक्त व्यंजन है। इसी के साथ साथ जो उत्तर रहेगा हमारा तो ऑप्शन बा जो रहेगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और अभी ये किन किन वर्णों से बना होता है ये भी हम इसको देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो यहाँ पर जो दंत नहीं है उसको हमें देखना है। तो कौन सा यहाँ पर दंत नहीं है? तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है त न द और ट। देखिए टा वर्ग जो होता है वो दंती में आता है त थ द ध न। तो यहाँ पर ट जो है ये दंतव्य के अंदर नहीं आता है तो ये रहेगा हमारा दंतव्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, आयोग व कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं और अकारांत कहते हैं। तो यहाँ पर बात उनके अंत में आने की हो रही है जिनके अंत में आ आता हो। तो ऐसी शब्दों को हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं अकारांत। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन द, अकारांत उनको कहा जाता है। फिर अगला आ चुका है हमारा क्वेश्चन क्ष वर्ण किन के योग से बना है? तो क्ष को हम देख चुके हैं। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है और अधिकतर पूछा जाता है कि क्ष वर्ण किन के योग से बना है? तो यहाँ पर पहला दिया है क और क्ष, क और च, क और क्ष और क और सा। तो अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि क्ष जो है वो बना होता है क और क्ष से। तो यहाँ पर ऑप्शन अ जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मानी गई है, कितनी मानी गई है? तो देखिए इस पर कभी कभी हो सकता है कुछ मतभेद कुछ लेखकों के हो सकते हैं, कुछ कितनी मान लेते हैं, कुछ कितनी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मूल स्वर मान लेते हैं, कभी 11 है, कभी कितने हैं, और कोई इसको बताता है कि 13 है। तो यहाँ पर अभी जो
हम उत्तर मान रहे हैं वो 13 मान रहे हैं, और कुछ कहीं पर आप देखेंगे तो उसमें बोलते हैं कि 11 भी हैं। तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ ये 13 है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो अब यहाँ पर जो स्वर नहीं है तो उसे पहचानना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से समझ गए कि कौन सा यहाँ पर स्वर नहीं है। तो यहाँ पर स्वर जो नहीं है वो नहीं है ऑप्शन द या। फिर निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है। तो टा वर्ग जो नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो टा वर्ग के अंदर आता है त थ द ध न। तो कौन सा यहाँ पर, सॉरी टा वर्ग की बात हो रही है, मैं ता वर्ग बता दिया अभी आपको। टा वर्ग, तो टा वर्ग में ट ठ ड ढ न। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन द में घ लिखा हुआ है, तो ये यहाँ हमारा टा वर्ग में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन द घ। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न अगला हमारा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर व्यंजनों की संख्या कितनी रहेगी। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होगी हमारी ऑप्शन श 33। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर हमें पश्च स्वर को देखना है। तो पश्च स्वर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन अ, जिसमें अ लिखा है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन अयोग वह है। तो अयोग वह जो है कौन से विसर्ग हैं, महाप्राण है। ये महा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये गलत है, मतलब मैं इसको उत्तर ना समझे आप, मैंने ये थोड़ी सी इसमें त्रुटि है, इसको लिए इसको घेरा किया है। संयुक्त व्यंजन है या अल्प प्राण है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर रहेगा कौन सा यहाँ पर अयोग हुआ है। तो ये रहेगा ऑप्शन अ विसर्ग। और विसर्ग के अंदर हम देखते हैं अम और आहा जो आते हैं तो ये हमारे अयोग हुआ माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे हिंदी के 30 प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो पे।